हेलो, हेलो। चलिए आइए। वर्ड से बुक वगैरह। चलो, आज का टॉपिक है वन वर्ड एट नंबर से। आवाज़ आ रही है ना सभी? चलो, पहला वर्ड है। देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। 6 नंबर तक पढ़ चुके थे, आज हम लोग 7 नंबर पर बात कर रहे हैं। पहला है फियर ऑफ फॉरेनर्स। फियर ऑफ फॉरेनर्स। फियर ऑफ फॉरेनर्स का हिंदी आपको पढ़ने से समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजों से लगने वाला डर। गला बैठ गया है आज, खसखसा रहा है ना? फियर ऑफ फॉरेनर्स का मतलब होता है अंग्रेजों से लगने वाला डर। तब सिंपल शब्दों में तो समझ सकते हो कि अब किसी को बंद कमरे चाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, तो कह सकते हो कि ये जगह से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, पढ़ने से डर लगता है। हर किसी को अलग अलग तरीके का डर होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फियर ऑफ फॉरेनर्स, अंग्रेजों से लगने वाला डर, उसे हम लोग बोलते हैं जेनोफोबिया। क्या बोलते हैं? जेनोफोबिया। देखो, फोबिया जो वर्ड होता है, फोबिया का मतलब डर होता है। जेनो लग गया तो सिर्फ याद रखना है क्या? जेनो, ZENO। बाकी फोबिया सब में रहेगा। फोबिया का मतलब होता है डर। जेनोफोबिया का मतलब हो गया, फोबिया एक सफिक्स है। जेनोफोबिया का मतलब हो गया अंग्रेजों से लगने वाला डर। अंग्रेजों को देखकर जो दिल में डर आता है, उस डर को हम लोग बोलते हैं जेनोफोबिया। याद हो गया होगा? हिंदी भी समझ में आ गई होगी। हिंदी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अंग्रेजों को देखकर लगने वाला डर, जेनोफोबिया। इवनिंग प्रेयर इन चर्च। चर्च का मतलब गिरजाघर, है ना? मस्जिद में शाम में जो प्रार्थना होते हैं उसे नमाज बोलते हैं। मंदिर में जो प्रार्थना होते हैं उसे पूजा बोलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि चर्च में जो शाम में प्रार्थना होते हैं, प्रार्थना को क्या बोलते हैं? यानी चर्च, गिरजाघर में, चर्च में होने वाला शाम का प्रार्थना आप पता चल रहा है। देखो, इवनिंग प्रेयर इन चर्च, है ना? मतलब शाम में होने वाला प्रार्थना कहाँ? चर्च में। अब देखो, इसकी हिंदी बस समझ में आ रही है, इतना दिनों से पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया होगा इवनिंग प्रेयर इन चर्च। हिंदी यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो समझ में आएगा, इवनिंग प्रेयर इन चर्च। तो को इंग्लिश में समझना है। अब आप नए नहीं रहो, अब आप बहुत पुराने हो गए हो, अब आप इजीली समझ सकते हो इवनिंग प्रेयर इन चर्च मतलब सिंपल। इवनिंग प्रेयर इन चर्च का मतलब हो गया चर्च में शाम के वक्त होने वाली प्रार्थना। उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेस्पर्स। क्या बोलते हैं? वेस्पर्स। वेस्पर्स, VESPERS, वेस्पर्स। वेस्पर्स का मतलब होता है शाम में होने वाला प्रार्थना। कहाँ? चर्च में। नेक्स्ट है टू शो और स्टेट। शो का मतलब होता है दिखाना। स्टेट का मतलब होता है बताना। दैट की समवन और समथिंग इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग। मतलब ये दिखाना या ये बताना, सामने वाला व्यक्ति
दोषी नहीं है। ये दिखाना या ये बताना कि सामने वाला व्यक्ति नहीं है, सामने वाले व्यक्ति को कोई, है ना, कोई उसकी गलती नहीं है। मतलब सिंपल शब्दों में कहोगे, ये कह सकते हो कि निर्दोष साबित करना। क्या कह सकते हो? निर्दोष साबित करना। टू शो और स्टेट, दिखाना या बताना कि समवन और समथिंग इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग, कोई व्यक्ति जो दोषी नहीं है। मतलब कह सकते हो कि निर्दोष, क्या कह सकते हो? निर्दोष साबित करना। निर्दोष साबित करना। निर्दोष साबित करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, विंडिकेट। क्या बोलते हैं? विंडिकेट। 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 विंडिकेट का मतलब होता है निर्दोष साबित करना। विंडिकेट, तीन वर्ड याद हो गया। फियर ऑफ फॉरेनर्स, अंग्रेजों को देखकर लगने वाला डर। जेनोफोबिया, इवनिंग प्रेयर इन चर्च, शाम के वक्त की प्रार्थना। वेस्पर्स, टू शो और स्टेट दैट समवन और समथिंग इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग, ये बताना कि सामने वाला दोषी नहीं है। निर्दोष साबित करना क्या बोलते हैं? विंडिकेट। अगला है टू मूव अलोंग विथ क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग्स। ट्विस्टिंग का मतलब होता है ऐंठन, और मूव का मतलब होता है आगे बढ़ना। अलोंग विथ का मतलब होता है के साथ। अलोंग विथ का मतलब होता है के साथ। मतलब ये हुआ कि तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन साथ साथ तुम्हारे शरीर में ऐंठन है और मूड़न है। तब ऐसा नहीं कि यहाँ पे पेट में दर्द हो रहा है तो यहाँ पहले पेट पकड़ के बैठ गए, अब जब दर्द खत्म हो गया तब हम आगे चल रहे हैं नॉर्मल, तो लोग देख रहे हैं कि ठीक तो है, चल तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ उल्टा क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि मतलब शॉर्ट शॉर्ट ट्विस्टिंग्स, मतलब पेट में दर्द है, ऐंठन है, छटपटा रहे हो, दर्द से लोट रहे हो, और उसी में चिल्ला रहे हो, करा रहे हो, और फिर उसी में आगे बढ़ रहे हो। केवल शब्दों में हम कह सकते हैं अलोंग विथ क्विक शॉर्ट ट्विस्ट। जब तुम आगे बढ़ोगे और तुम्हारे पेट में दर्द होगा या शरीर के किसी भी अंग में दर्द होगा, बेसिकली पेट में दर्द होगा, वहाँ तुम दर्द से लोटोगे, छटपटाओगे और तड़पोगे, और उसी में खिसकोगे, आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे चलोगे, जो भी करना होगा करोगे। तो हम लोग इंग्लिश हिंदी में बोल सकते हैं छटपटाना। छटप सॉरी छटपटाना। छटपटाना। छटपटाना को इंग्लिश में बोलते हैं रीगल। क्या बोलते हैं? रीगल। छटपटाना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीगल। WRIGGLE, रीगल। रीगल का मतलब होता है छटपटाना। 4 वर्ड है, उम्मीद है याद हो गया होगा। फियर ऑफ फॉरेनर्स, अंग्रेजों को देखकर लगने वाला डर। जेनोफोबिया, इवनिंग प्रेयर इन चर्च, शाम में होने वाली प्रार्थना, चर्च में शाम में होने वाली प्रार्थना। वेस्पर्स बोलते हैं। टू शो और स्टेट दैट समवन और समथिंग इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग, ये बताना कि कोई व्यक्ति इस चीज से दोषी नहीं है। निर्दोष साबित करना, विंडिकेट। और टू मूव अलोंग विथ क्विक शॉर्ट ट्विस्ट, छटपटाना, लोटना, दर्द से छटपटाना, उसे क्या बोलते हैं? रीगल। WRIGGLE, रीगल। चलो, अब जब यहाँ तक क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। देखो, वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम, एक आदमी जो अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचता है, लेकिन कुछ में वो कल्पना छुपी हुई। तो जैसे तुम सोच रहे हो कि आप पढ़ रहे हैं, अब नौकरी हो जाएगी, नौकरी हो जाएगी तो खूब पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो अब घर बनाएंगे, कार खरीदेंगे, घूमने जाएंगे, है ना, अच्छा अच्छा कपड़ा खरीदेंगे, बढ़िया बढ़िया होटल में खाना जाएंगे। मतलब ये हुआ, जो चीज सोच रहे हो वो भविष्य के बारे में सोच रहे हो, लेकिन वो सारी चीजें क्या है? इमेजिनेशन है, कल्पना है। बात समझने की कोशिश करो। स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, बच्चे या हम लोग भी क्या करते हैं, अब कोई दुकान खोले, सोचे अच्छा दुकान खोल, कल से खूब ग्राहक आएगा, माल बिकेगा, फिर जाएंगे, फिर माल लाएंगे, फिर जाएंगे, फिर माल लाएंगे। अच्छा, अब दुकान में इतना ग्राहक हो गया कि बैठने का जगह नहीं, अब जो है कि हम दूसरा जगह दुकान खोल लेंगे, बड़ा मॉल खोल लेंगे। एक्चुअली में हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो सोच रियलिटी नहीं है, बल्कि वो कल्पना है, इमेजिनेशन के साथ सोच रहे हैं। ये श्योरिटी नहीं है कि वो पूरा होगा, बट इसमें एक कल्पना है। पढ़ाई शुरू की हो, अब पढ़ाई शुरू की हो, अब ABCD का, ए प्रेजेंट डेफिनेट का प्रेजेंट भी नहीं सीखे हो, कल्पना कर रहे हो कि अब तो नौकरी हो जाएगी, है ना,
अब पैसा मिलेगा, खूब कमाएंगे, घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, घूमने जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, कपड़ा खरीदेंगे। ये जो भविष्य के बारे में सोचो, इसमें क्या है, विद इमेजिनेशन, कल्पना। तो हिंदी में हम बोल सकते हैं काल्पनिक, काल्पनिक बातें। सिंपल शब्दों में क्या कहोगे, काल्पनिक बातें। और काल्पनिक बातें को हम इंग्लिश में बोलते हैं विजनरी, VISIONARY। विजनरी का मतलब होता है काल्पनिक बातें, है ना, या हाँ, काल्पनिक बातें, या वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन। मतलब एक आदमी जो भविष्य के बारे में सोचता है, लेकिन बातें जो होती काल्पनिक होती। सिर्फ काल्पनिक भी अगर लिखोगे तो चलेगा, बातें हटा दो, क्योंकि बात यहाँ किसकी होती है, एक व्यक्ति की होती है। काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब काल्पनिक व्यक्ति भी हो सकता है और काल्पनिक बातें भी हो सकती है। यहाँ बात व्यक्ति हो रही है, वन हु कैन थिंक, व्यक्ति की बात है, तो मैंने यहाँ पे काल्पनिक लिख दिया। अब चाहे कल को क्वेश्चन में कोई वस्तु हो या कल को कोई क्वेश्चन में व्यक्ति हो, दोनों के लिए कॉमन बातें आएंगी, क्या आएगा, विजनरी। विजनरी का मतलब क्या हो गया, काल्पनिक। विजनरी मतलब काल्पनिक। द फैकल्टी और पावर ऑफ यूज वंस विल। फैकल्टी, 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 फैकल्टी मतलब ज्ञान या अधिकार। पावर मतलब अधिकार या ताकत। ऑफ यूज वंस ओन विल, विल मतलब इच्छा, अपनी इच्छा का इस्तेमाल करने की ताकत। मतलब तुम्हारा मन कर रहा है कि हम यहाँ पर बाइक लगाएंगे, आ रहे हो। तुम्हारा मन कर रहा है कि हम यहाँ पर, है ना, दरवाज़ा खोलेंगे, तो खोल रहे हो। तुम्हारा मन कर रहा है कि अभी पटना जाएंगे, तो जा रहे हो। तुम्हारा मन कर रहा है कि टीवी उठाकर इस रूम रखेंगे, तो रख रहे हो। इसको बोलते हैं कि जो तुमको दिल कर रहा है, काम को करने की ताकत रखते हो। ये नहीं कि मन कर रहा है और डर रहे हो, नहीं, जो मन कर रहा है उसको करने की क्या ताकत रखते हो, ये बोलते हैं द फैकल्टी और पावर। कम से कम फैकल्टी नहीं समझ रहे हो, पावर समझ रहे हो। पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, अपनी इच्छा को इस्तेमाल करने की ताकत। इसे हम हिंदी में बोलते हैं, हाँ, इच्छा शक्ति। क्या बोलते हैं, इच्छा शक्ति। और इच्छा शक्ति को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूशन, VOLITION, वॉल्यूशन। वॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इच्छा शक्ति। अच्छा, ये वाला देखो, तुम लोग इंटर में पढ़े होगे, इंटर के बुक में पढ़े होगे, ए लॉन्ग सी जर्नी। ए लॉन्ग सी जर्नी का मतलब होता है समुद्री यात्रा। क्या बोल सकते हो, समुद्री, समुद्री यात्रा। समुद्री यात्रा को वोएज, YAG, वोएज, ये तुम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा। वोएज का मतलब क्या होता है, समुद्री यात्रा, वोएज। प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, हरकत। प्रैक्टिस का मतलब होता है काम, मैजिक, मैजिक मतलब जादू टोना। प्रैक्टिस ऑफ मैजिक का मतलब सिंपल कह लो, जादू, जादू टोना। जैसे नहीं होता है गाँव में, अरे भाई वो डाइन है, जादू टोना कर देगी, तो जादू टोना क्या होता है, जादू। जादू टोना को इंग्लिश विचरी, WITCH। देखो, विच का मतलब होता है चुड़ैल, विच मतलब क्या होता है, चुड़ैल। और चुड़ैल क्या करती है, जादू टोना करती है। ठीक है? इसमें हम लोगों ने लगा दिया ERY, विचरी। विचरी का मतलब क्या हो गया, जादू टोना। मेरी बात समझो, विच मतलब क्या हो गया, चुड़ैल, और इसमें ER लगा दिया गया, तो ये क्या हो गया, जादू। चलो आराम से देख लो सारे वर्ड्स को। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम, तो अपने भविष्य के बारे में सोचता है, बट उसकी बात काल्पनिक होती है, उसे विजनरी। फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस ओन, अपनी इच्छा को इस्तेमाल करने की ताकत, इच्छा शक्ति, क्या बोलेंगे, वॉल्यूशन। ए लॉन्ग सी जर्नी, समुद्री यात्रा, समुद्री यात्रा को क्या बोलते हैं, वॉयज। प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, जादू टोना, जादू टोना को क्या बोलते हैं, विचरी। विचरी मतलब क्या होता है, जादू। देखो यहाँ पर पहले वाला क्या है, फियर ऑफ फॉरेनर्स, क्या होता है, जेनोफोबिया, अंग्रेजों से लगने वाला डर। इवनिंग प्रेयर इज चर्च, शाम में होने वाली प्रार्थना, वेस्पर्स। टू शो और स्टेट दैट समवन और समथिंग इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग, ये बताना कि कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। विंडिकेट, मूव अलोंग विथ, क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग, छटपटाना, लोटना, दर्द से छटपटा 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 के आगे बढ़ना, उसे क्या बोलते हैं, रीगल, WRIGGL। आगे बढ़ते हैं। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम, तो अपने भविष्य के बारे में सोचता है, लेकिन उसकी बातें सब काल्पनिक होती है, तो विजनरी। पावर ऑफ यूजिंग वंस ओन विल, अपनी इच्छा को यूज करने की ताकत, इच्छा शक्ति, वॉल्यूशन।
ए लॉन्ग सी जर्नी, समुद्री यात्रा, वोएज, प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, जादू टोना, क्या होगा? विचरी। अब आगे बढ़ते हैं। रेस्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग, रेस्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग का मतलब अब ये कह लो, जो बिल्डिंग होता है ना, बड़े बड़े जो घर होते हैं उसका रास्ता बना होता है ना, उसे हम लोग वॉकवे बोलते हैं। अब बोलोगे सर वॉकवे क्या होता है, आप थोड़ा सा मुझे दिखाइए ना। देखो मैं इसका इमेज दिखाता हूँ, वॉकवे होता क्या है। ऐसे मैं इमेज दिखाता हूँ, एक्चुअली में वॉकवे होता क्या है। यहाँ से वॉकवे, WALK वॉक, के वॉक, वॉकवे, ठीक है। वॉकवे को मैंने यहाँ पे देखो, ये देखो अब यहाँ पर इमेज दिख रहा होगा सभी को, इसी को हम लोग बोलते हैं वॉकवे। देखो सारे लोगों को इमेजेस दिख रहे होंगे, ऐसा नहीं है, साफ दिख रहा है। देखो कैसे बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, चलने के लिए रास्ता बनाया जाता है, मतलब इधर घास है, इधर घास है, इधर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अब घास पे चलोगे तो घास खराब हो जाएगा, पेड़ पौधे सब टूट जाएंगे। एक सीमेंटेड गलियारा टाइप का रास्ता बना दिया जाता है, जिस पर चल करके आदमी घर में पहुंचता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वॉकवे। क्या बोलते हैं? वॉकवे। देखो वॉकवे, देखो ये घर है, चलने के लिए रास्ता बना हुआ है, सब देखो ना, बहुत सारे इमेजेस हैं। ये घर है, इसी घर है, तो यहाँ घास उस है, घास उस है, ये रास्ता बना हुआ है, रास्ता से लोग कहाँ जाएंगे? घर में जाएंगे। अब समझ में आ गया होगा, ये सब घर है, घर सब घर है। देखो घर में क्या है? रास्ता बना हुआ है। तो हम लोग बोलते हैं कि ए रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में जो एक रास्ता बनाया जाता है, इधर घास, इधर घास, इधर बागीचा, इधर फूल, इधर पत्ती, गमला, और बीच में रास्ता बना हुआ है, ताकि तुम उस रास्ते से चलकर घर में जाओ और घर से आओ। तो ये हम लोग क्या बोलते हैं? वॉकवे। याद हो गया होगा, वॉकवे। देखो दो तरह का क्वेश्चन आता है, ए वीमेन हुज हस्बैंड इज डेड, एक औरत जिसका पति ना हो, इसे हम लोग विधवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधवा। क्या बोलते हैं? विध विधवा, है ना, विधवा। विधवा समझते होगे। तब एक, क्या बोला मैंने? वीमेन हुज हस्बैंड इज डेड, मतलब एक औरत जिसका पति मर जाए, उसे क्या बोलते हैं? विधवा। विधवा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं विडो, VIDOW, विडो। विडो मतलब क्या होता है? विधवा। विडो मतलब क्या होता है? विधवा। विडो मतलब क्या होता है? विधवा। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, अब यहाँ पर क्या है? एक पति, पत्नी मर जाए, तो हम लोग बोलते हैं विधुर। क्या बोलते हैं? वि विधुर। क्या बोलते हैं? विधुर। विधुर के इंग्लिश में कहते हैं विडुअर, WIDOWER, विडुअर। ये दोनों वर्ड याद रख लो। ए वीमेन हुज हस्बैंड इज डेड, एक औरत जिसका पति मर जाए, विधवा, उसे बोलते हैं विडू। और ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक 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 पुरुष, एक पुरुष जिसकी पत्नी मर जाए, उसे बोलते हैं विडुअर। उसे क्या बोलते हैं? विडुअर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। टू सेपरेट हस्क द ग्रेन, देखो हस्क का मतलब क्या होता है? हस्क का मतलब पुआल होता है। हस्क का मतलब क्या होता है? पुआल। और ग्रेन मतलब क्या होता है? अनाज। घर में जो औरतें होती हैं, अब जैसे मान लो हमारे भी घर में गांव में खेती होती है, तो चावल वगैरह होता है, उस चावल को ऐसा, मतलब क्या कर सकते हैं, सही वर्ड है, में रख करके, और औरतें ऐसे ऐसे फटकती हैं। जब उसको फटकती हैं तो चावल अलग हो जाता है, ग्रेन अनाज अलग हो जाता है, और जो घास है, कंकड़ है, लकड़ी है, पुआल है, वो सब क्या होता है? अलग हो जाता है। कह रहा है सेपरेट, सेपरेट मतलब क्या होता है? अलग करना। सेपरेट मतलब अलग करना। हस्क, हस्क का मतलब होता है पुआल। हस्क मतलब क्या होता है? पुआल। तो पुआल को अलग करना कहाँ से? ग्रेन, ग्रेन मतलब अनाज से। अनाज से पुआल को अलग करने का एक सिंपल तरीका है फटकना। हिंदी क्या हो गया? फटकना। हिंदी क्या है? फटकना। इस जब तुम चावल को ऐसे फटकोगे, चावल अलग हो जाएगा, अनाज अलग हो जाएगा, गेहूं अलग हो जाएगा, और उसके अंदर का कंकड़, उसके अंदर का लकड़ी, उसके अंदर का पुआल अलग हो जाएगा। तो बोलते हैं हस्क का मतलब पुआल हो गया, सेपरेट मतलब अलग करना, ग्रेन मतलब क्या होता है? अनाज। फटक कर अलग करना, फटक कर क्या करना? अलग करना। फटक कर क्या करना? अलग करना, ठीक है। फटक कर अलग करना का इंग्लिश होता है विनो, PINNOW। विनो का मतलब क्या होता है? फटकना। Wow, a raised passageway in a building, walkway, a woman whose husband is dead, widow, a man whose wife is dead, widower, to separate husk from the grain, मतलब फटक कर अलग करना अनाज को, है ना,
और फूल कंकड़ को अलग करना, फटकना, विनो। चलो आगे बढ़ते हैं, तो 4-5 वर्ड और है, पढ़ लेते हैं। क्या लिख रहा है? ए स्टीप डिसेंट ऑफ वाटर ऑफ ए स्ट्रीम और रिवर। अब देखो इसका सिंपल है, स्टीप का मतलब क्या होता है? एकदम गहरा, ठीक है। वाटर ऑफ स्ट्रीम और रिवर, अब जैसे मान लो मैं तुम्हें इमेज के थ्रू दिखाना चाहूंगा दो तरह की चीजें। इमेज के थ्रू देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि हम क्या दिखाना चाहते हैं। देखो देखो, एक मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ वाटर, WATR, वाटरफॉल। देखो देखो, ये जो इमेज दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस हैं। मान लो मैंने ये वाला इमेज ले लिया, ठीक है। ये जो इमेज दिख रहा है सभी लोग देख सकते हैं। ये जो यहाँ इमेज दिख रहा है तो हम लोग बोलते हैं वाटरफॉल। क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। बढ़िया से देख लो। अब देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में लिख रहा है, देखो क्वेश्चन यहाँ है, ये स्टीप, स्टीप का मतलब क्या हुआ? स्टीप का मतलब एकदम गहरा। स्टीप का मतलब क्या हुआ? गहरा। इस दिख रहा होगा, स्टीप का मतलब क्या हुआ? एकदम गहरा। क्या? डिसेंट, डिसेंट वर्ड का मतलब होता है अच्छा, डिसेंट अच्छे के लिए होता है, मतलब सही। स्टीप डिसेंट ऑफ वाटर ऑफ स्ट्रीम और रिवर, तब समझ में आ गया होगा। एकदम स्टीप मतलब क्या होता है? एकदम गहरा। और डिसेंट ऑफ वाटर ऑफ रिवर मतलब जो नदी इधर से बह कर आ रही है, उस नदी का पानी एकदम सीधे नीचे गिर रहा है। मेरी बात समझो, सीधे क्या है? नीचे गिर रहा है। इस इमेज को हम लोग वाटरफॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा कि स्टीप डिसेंट ऑफ वाटर मतलब नदी का पानी सीधे, स्ट्रीम मतलब क्या होता है? धारा। स्ट्रीम मतलब क्या होता है? धारा। जो नदी की धारा है, या जो धारा है, या जो नदी का पानी है, वो सीधे जब ऊंचाई से एकदम नीचे गिरता है तो उसे हम इंग्लिश में वाटरफॉल बोलते हैं। और हम लोग किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं, किसी भी हिल स्टेशन पर जाते हैं, दिल में एक इच्छा रखते हैं कि वाटरफॉल देखेंगे, वाटरफॉल में नहाएंगे, वाटरफॉल पे इमेज अपना पिक्चर कलेक्ट करेंगे। वाटरफॉल तो हिंदी में हम तो यही कहेंगे ना, हिंदी में क्या बोलेंगे? झरना। हिंदी में सिंपल क्या बोलेंगे? झरना। अब झरना तो बहुत तरह के होते हैं, बाथरूम में भी एक झरना लगा होता है, उसे हम लोग शावर बोलते हैं, है ना। पार्क वगैरह में भी झरना होता है, ऐसे आर्टिफिशियल मशीन लगा दिया जाता है, नीचे से पानी, है ना, मोटर के थ्रू खींच करके ऊपर फेंका जाता है, उसे फाउंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाउंटेन। ये भी एक झरना है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। याद हो गया होगा। Someone who buys and sells goods in a large amount to shops and business, एक आदमी जो भारी मात्रा में सामान खरीदता है और बेचता है, उसे हर बच्चा जानता है, उसे होल सेलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल सेलर। होल सेलर का मतलब होता है भारी मात्रा में सामान खरीदने और बेचने वाला। चाहे सेलर की स्पेलिंग ये वाला मत लिख, ये गड़बड़ हो जाएगा। होल, होल सेलर। होल सेलर का मतलब होता है भारी मात्रा में सामान खरीदने और बेचने वाला। स्पीक इन अ वेरी लो टोन, लो का मतलब होता है धीमा, बहुत आस्ते से बोलना, धीरे से बोलना, इसे हम लोग बोलते हैं फुसफुसाना। क्या बोलते हैं? फुसफुसाना। स्पीक इन अ वेरी लो टोन, तब कान में आकर धीरे से बोलना, इतना धीरे से बोल रहे हैं कि सुनाई नहीं दे रहा है। स्पीक इन अ वेरी लो टोन, लो टोन नहीं, वेरी, वेरी मतलब बहुत धीरे से, कान में क्या करना? फुसफुसाना। कान में फुसफुसाना का इंग्लिश होता है विस्पर। क्या होता है? विस्पर। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। विस्पर मतलब क्या होता है? फुसफुसाना, है ना। अगर हम विस्पर की बात करें, WHISPR, विस्पर का मतलब क्या होता है? फुसफुसाना, कान में फुसफुसाना, विस्पर। और आखिरी क्वेश्चन है, ए प्लांट लीव और फ्लावर बिकमिंग लिम्प। लिम्प का मतलब होता है सूखना। लिम्प का मतलब क्या होता है? सूखना। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो प्लांट मतलब पौधा, लीव मतलब पत्ते, फ्लावर मतलब फूल, बिकमिंग लिम्प तो सूख रहे हैं, झा रहे हैं, गिर रहे हैं, मर रहे हैं। हम लोग सिंपल शब्दों में कहेंगे कि सूखना या खाना, सूखना या खाना।
इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विल्ट, WILT। विल्ट का मतलब होता है सूखना या मुरझाना। विल्ट मतलब क्या होता है? सूखना या मुरझाना। अब समझ में आ गया। स्टीप डिसेंट ऑफ वाटर ऑफ स्ट्रीम और रिवर। नदी तो एकदम ऊंचाई से गिरने वाली नीचे एकदम सीधी खड़ी धारा जो होती है, स्टीप से एकदम सीधा नीचे गहराई में जो पानी गिरता है उसे क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। समवन हु बाइज एंड सेल्स गुड्स इन ए लार्ज अमाउंट, शॉप्स एंड बिजनेस, भारी मात्रा में सामान खरीदने और बेचने वाला, उसे क्या बोलते हैं? सेलर। स्पीक इन अ वेरी लो टोन, उसे क्या बोलते हैं? फुसफुसाना, विस्पर। और प्लांट लीव और फ्लावर बिकमिंग लीफ, मतलब सूखना या मुरझाना, उसे क्या बोलते हैं? विल्ट। चलो अब अगर कहीं कोई डाउट है, आप देखो सारे वर्ड्स को बढ़िया से एक बार देख लो, मैं आपसे तो आप अपनी बात रख सकते हो। देखो पहला है फियर ऑफ फॉरेनर्स, अंग्रेजों को देखकर लगने वाला डर, जेनोफोबिया। इवनिंग प्रेयर इन चर्च, शाम में होने वाली प्रार्थना चर्च में, वेस्पर्स बोल। टू शो और स्टेट दैट समवन और समथिंग नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग, ये बताना कि सामने वाला दोषी नहीं है, निर्दोष साबित करना, विंडिकेट। along with quick short twist, पटाना, दर्द से रीगल। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन, काल्पनिक, विजनरी। फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग विल, अपनी इच्छा शक्ति को करने की ताकत, इच्छा शक्ति, पोल्यूशन। सी, लॉन्ग सी जर्नी, समुद्री यात्रा, वोएज। और प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, जादू टोना, विचरी। रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग, मैंने बताया था वॉक वे, किसी भी बिल्डिंग के बाहर में एक रास्ता बना रहता है सीमेंटेड अपना आने जाने के लिए, वॉकवे बोलते हैं। वेमेन हुज हस्बैंड इज डेड, विधवा, विडू। मैन हुज वाइफ इज डेड, विडूअर, विधुर। और टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन, अनाज को अलग करना और पुआल को अलग करना, फटकना, इंग्लिश में बोलते हैं विनो। स्टीप डिसेंट ऑफ वाटर ऑफ ए स्ट्रीम और रिवर, वाटरफॉल। लार्ज अमाउंट, ए पर्सन हु बाइज एंड सेल्स गुड्स इन लार्ज अमाउंट, बड़े मात्रा में सामान को खरीदने और बेचने वाला होलसेलर। स्पीक इन अ वेरी लो टोन, विस्पर, कानों में फुसफुसाना। और प्लांट और लीव और फ्लावर बिकमिंग लिम्प, सूखना या मुरझाना, उसे बोलते हैं विल्ट, WILT, विल्ट। चलो अब बोलो, क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? क्या हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं? सब कुछ क्लियर है? जल्दी बताओ, सारे वर्ड्स क्लियर हैं? जल्दी रिप्लाई करो, क्लियर है? चलो तैयार हो जाओ, अब फटाफट आंसर बताने के लिए तैयार हो जाओ। चलो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पानी दीजिएगा ना नॉर्मल। जल्दी ओम कुमार सिंह। आहान, आहान, पानी दो बेटा। चलो, फियर ऑफ फॉरेनर्स, अंग्रेजों से लगने वाला डर, जेनोफोबिया। इवनिंग प्रेयर इन चर्च, क्या है? विस्पर्स। टू और स्टेट दैट समवन और समथिंग इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग, निर्दोष साबित करना, इंडिकेट। मूव अलोंग विथ क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग, अटपटाना, रीगल। अगला क्वेश्चन है, बताओ। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। 5, 6, 7, 8। चलो हो गया। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिन, विजडम, भविष्य के बारे में काल्पनिक बातें, काल्पनिक, हम लोग बोलते हैं विजनरी।
फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, अपनी ताकत, इच्छा शक्ति। वोलिशन। लॉन्ग सी जर्नी से बोलते हैं वोएज। प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, जादू टोन से हम लोग बोलते हैं थ्री। चलो, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। 9, 10, 11, 12, जल्दी से। चलो, रेस्ड पैसेज इन अ बिल्डिंग हम लोग बोलते हैं वॉकवे। है। विमेन हुज हस्बैंड इज डेड, एक महिला जिसकी मौत। विडू। मैन हुज वाइफ इज डेड, विडूअर। हस फ्रॉम द ग्रेन, फटक कर अलग करना, हम लोग विनो। WINNOW, विन। सही है। आगे बढ़ो। 13, 14, 15, 13, 14, 15। 13, 14, 15, 16। ठीक है। स्टीप डिसेंट ऑफ वाटर और अ स्ट्रीम और रिवर, उसे बोलते हैं वाटरफॉल। समवन हु बाइज एंड लार्ज अमाउंट, स्पीक इन अ वेरी लो टोन, कर। कांट लीव और फ्लावर बिकम, कहाँ गया, विल्ट। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग मैंने एक होमवर्क दिया था, पिलर्स बना लिया गया है? जल्दी से बताओ, पिलर्स बन गया है? चलो चेक करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, जो लोग लाइव है जरा आंसर बताओ। तो पहला का आंसर तुम लोगों ने क्या टिक लगाया है? पहला का आंसर, दिस नॉवेल इज रिटेन डैश एन इंडियन। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। दिस नॉवेल इज रिटेन, पैसिव वॉइस है ना, ए मैंगो इज इटेन, मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब, सही है बाबू। नॉवेल इज रिटेन, नॉवेल लिखा जाता है किसके द्वारा? भारतीय के द्वारा। के द्वारा, बाई मतलब द्वारा होता है। ऐसे भी पैसिव वॉइस पढ़े होगे, आई ईट ए मैंगो, मैंगो इज रिटन बाई मी। वेरी गुड। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या टिक लगाया? 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या टिक लगाया बताओ? मस्ट रिटन डैश सच एन एक्ट। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या टिक? हाँ देखो ठीक है, आपका आंसर। तो एक्चुअली में एक टॉपिक होता है, हमको पढ़ना होता है इन्फिनिटिव में ही एक वर्ड आता है पढ़ने को, रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना, या और रिफ्रेन के साथ फिक्स्ड आता है। रिफ्रेन के साथ क्या आता है? फ्रॉम। चाहे जो भी हो जाए, रिफ्रेन के साथ ऑलवेज क्या लगेगा? फ्रॉम। ठीक है। तो रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? परहेज करना या रोकना। और रिफ्रेन के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है। तो सर हमको तो पता नहीं था, धीरे धीरे पता चलेगा। पता ही चलने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलो बहुत अच्छा। ये बताओ तो ये क्या लगाया हो, ये सब दोनों तीन भी लाइव क्लास कर रहे हो? नंबर बताओ पहले, चार को छोड़ो। नंबर में क्या टिक लगा? इट इज डिजायरेबल, इट इज डिजायरेबल। हाँ हाँ। हाँ अभी है, 8 बजे। नहीं है, क्लास ले लिए? अच्छा अच्छा, ठीक है, हम पढ़ा लेते हैं तब। लाइव है अभी, लाइव में आपको दूसरा तीसरा बनाए हो हैं? ठीक है। इट इज डिजायरेबल टू टेक, इज
है ना। इज डिजायरेबल क्या है? इट इज डिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब होता है इच्छा। टेक, टेक मतलब लेना। इन एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस, इफ यू वांट टू प्रॉफिट, बाबू प्रॉफिट कमाना है तो बिजनेस में क्या उठाना पड़े। मान लो हमारे दिवाली का समय है, हम फायदा कमाना चाहते हैं, पहले हम 5 लाख का माल लेकर आएंगे। अब 5 लाख का माल लेकर आएंगे, वो रिस्क है, बिक भी सकता है और नहीं भी बिक सकता। अगर बिक गया तो प्रॉफिट आएगा, नहीं बिका लॉस होगा। ये बिजनेस में रिस्क उठाना, रिस्क लोगे तभी प्रॉफिट कम। तो लॉजिक है। नंबर क्वेश्चन का आंसर रिस्क सही है। 4 नंबर क्या लिखे हो? रॉकेट द टारगेट। ओम कुमार सिंह बाबू, कभी भी अंदाज पर ऐसा क्वेश्चन बनाओ, अच्छे से ध्यान से, तब जाकर के क्वेश्चन सही होगा। कुमार सिंह देखो, अब तुमने लिख दिया है क्या? एक्सप्लोडेड। एक्सप्लोड का मतलब क्या होता है बाबू? एक्सप्लोड का मतलब फटना। अब देखो समझो, द रॉकेट खाली स्थान द टारगेट एंड डिड नॉट कॉज कैजुअलिटी। हिंदी समझो, किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं घटी। डिड नॉट कॉज एनी कैजुअलिटी। अब वो किस तरह की कोई दुर्घटना नहीं घटी। एक बात बताओ, जब किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं घटी, फिर तुम बताओगे अगर एक्सप्लोडेड, तो एक्सप्लोड का मतलब अगर रॉकेट फट जाएगा, दुर्घटना ना घटेगी। तो रॉकेट तुम लॉन्च करते हो और वो एक्सप्लोड हो जाए, फट जाए, फट गया, मान लो यहाँ फटे, चाहे अंतरिक्ष में फटे, चाहे वो रास्ते में फटे, वहां तो कैजुअलिटी हुआ ना, वहां तो दुर्घटना घटी ना। और यहाँ तो दुर्घटना घटी ही नहीं है, फिर कैसे एक्सप्लोडेड होगा? गलत हो गया आंसर। अब तुम कहोगे कि डिड नॉट कॉज इन कैजुअलिटी, किसी तरह की घटना नहीं घटी। किसी भी तरह की घटना नहीं घटी, इसका मतलब टारगेट पर रॉकेट मिस कर गया। अगर टारगेट से मिस कर जाएगा बाबू, जैसे अभी अभी चंद्रयान 3 को हम लोग, हमारे इस के वैज्ञानिकों ने चांद पर भेजा, तो चंद्रयान 3 का चांद पर जाना वो एक टारगेट था। अब टारगेट से अगर मिस कर गया, रॉकेट टारगेट से अगर मिस कर जाएगा, तब तो यहाँ कैजुअलिटी होगी। अब मान लो चांद पर जाना है, चांद पर ना जाकर कहीं और टकरा जाए, किसी और जगह चला जाए, टारगेट से मिस करने का मतलब यही ना हुआ कि चांद पे जाना था, कहीं और चला गया, तब तो वहाँ कैजुअलिटी होगी। लेकिन कैजुअलिटी नहीं हुई है, इसका मतलब मिस्ड भी नहीं। आज समझने की कोशिश करो। और सेंस का यहाँ कोई तुके नहीं है, यहाँ पे कोई रॉकेट तो दिमाग लगाएगा नहीं टारगेट का। तो यहाँ एम्ड और रिस्ट दो पर है। एम्ड का मतलब होता है निशाना, निशाना लगाना, और रीच का मतलब होता है पहुंचना। अब मैं लाइव सेशन भी प्रेजेंट है बाबू, आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि मिस्ड क्यों नहीं हुआ, ये तो समझ में आ गया। अगर चांद पर चंद्रयान 3 को जाना है, टारगेट उसका चांद है, मिस कर जाएगा तो कैजुअलिटी होगी, लेकिन कैजुअलिटी नहीं हुई, इसका मतलब मिस्ड नहीं, इसका मतलब एक्सप्लोडेड नहीं। सेंस का मतलब यहाँ यहाँ पे टारगेट को लेकर सेंस दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ रीस्ट और एम्ड में लड़ाई है। एम्ड का मतलब निशाना लगाना और रीस्ट का मतलब पहुंचना। कुछ समझ के जवाब दो, आंसर क्या होगा? मैंने तुमको इतना करीब पहुंचा दिया। उसमें रॉकेट अपने टारगेट पर निशाना लगाया, या रॉकेट अपने टारगेट पे पहुंच गया और किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं घटी। सोच के बताओ। रॉकेट का मतलब चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 टारगेट मतलब चांद, चंद्रयान 3 चांद पर निशाना लगाया और किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं घटी, या चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया और किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं घटी। जल्दी से रिप्लाई करो। दो लोग लाइव जो अभी आंसर दे रहे हो, आप दोनों से मेरा सवाल है बाबू, बताओ यहाँ पर आंसर तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, है ना? एकदम सोच के जवाब देना। काम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे ज्यादा चीज होता है कि तुम्हारा माइंड क्या बोलता है ना? सेंस, वे ऑफ थिंकिंग, सोचने की तरीका क्या है, सोच के बताओ। खुशी कुमारी जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ओम कुमार एक बार और ट्राई करो बाबू, है ना? चलो, रिस्ट बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर रिस्ट होगा। ओम कुमार सिंह, एम्ड का मतलब निशाना लगाना। बाबू देखो, रॉकेट निशाना कैसे लगाएगा बताओ तुम ही। टारगेट पर रॉकेट निशाना लगाएगा? अरे यार, निशाना तुम लगाओगे ना, हाथ में ढेला लेकर के, तब रॉकेट पे निशाना लगाओगे। बंदूक लेकर के किसी चिड़िया पर निशाना लगा, है कि नहीं है? गुलेल लेकर के आम पर निशाना, निशाना वो होता है। टारगेट पर निशाना रॉकेट कैसे लगाएगा? अब रॉकेट थोड़ी ना गोली छोड़ेगा, रॉकेट थोड़े है जो टारगेट पर गोली छोड़ेगा। इसलिए यहाँ पर एम्ड नहीं बल्कि क्या होगा, रिस्ट होगा।
चलो, बहुत अच्छी। आओ, देखो ये 5 नंबर का आंसर क्या बनाया बताओ तो। 5 का आंसर जल्दी जल्दी जवाब दो। 5 का क्या लगाया हो टिक? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या टिक लगाया हो? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है खुशी। क्या होता है कि एक फ्रेज होता है बाबू, इडियम याद करते हो ना, जंप द कंक्लूजन का मतलब होता है कर्ष, कर्ष, कर्ष पर, निष्कर्ष पर पहुंच, है ना, निष्कर्ष पर पहुंचना। ये आंसर जंपिंग, फिक्स्ड वर्ड, जंपिंग टू, सही है ये। अच्छा चलो ये 6 का आंसर बताओ। और खुशी आप लोगों को ये तो कुछ बहुत आसान से बन जाएगा, ये बना बाबू। दे वेस्टेड ऑल द मनी ऑन परचेज ऑफ कैश आइटम्स। उन लोगों ने अपने सारा पैसा बर्बाद कर दिया ऑन परचेज ऑफ, खरीदारी पर। कैसे चीज़ों की, कैसे आइटम्स की खरीदारी पर अपना पैसा बर्बाद किया? जल्दी से बताओ, 6 नंबर क्वेश्चन। बहुत ऑथेंटिक और सही जवाब। कुमार सिंह, इसका मतलब बनाए नहीं हो, ये तो गलत बात है, होमवर्क बनाना चाहिए बाबू। अगर चाह रहे हो कि 4.5, 4.5 महीना होते होते 25 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें हमारा 20 प्लस सही हो, किए गए होमवर्क को ईमानदारी से बनाओ, तभी जाकर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। किए गए होमवर्क को ईमानदारी से बनाओ, तभी जाकर के सक्सेस हो पाओगे, नहीं तो कैसे होगा। जो होमवर्क दिया जा रहा है ऑनेस्टी के साथ बनाओ। दे वेस्टेड ऑल द मनी, दे मतलब उन लोगों ने सारे पैसे को वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया ऑन परचेज ऑफ सम, कैसी चीज खरीदने में। तो देखो, अगर इम्पोर्टेंट लिखोगे, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण चीज़ों को खरीदने में, तो महत्वपूर्ण चीज़ों को खरीदने में बर्बाद नहीं किया है, एक्सेलेंट चीज़ों को खरीदने में बर्बाद नहीं है। आप महत्वपूर्ण चीज़ खरीदिएगा तो पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, एक्सेलेंट चीज़ खरीदिएगा तो पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण चीज़ खरीदिएगा पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, क्वालिटी वाली चीज़ खरीदिएगा पैसा बर्बाद नहीं जाएगा। पैसा बर्बाद तब जाएगा जब आप बेकार, ट्रिवियल मतलब बेकार, आंसर ही। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती आप लोगों, बहुत से बच्चों ने किया, आप लोगों ने वर्ड खोजा ही नहीं, आप लोगों ने होमवर्क को सीरियसली लिया ही नहीं, आप लोगों ने होमवर्क बनाया ही नहीं। आप लोगों को अगर चाहिए कि 4 से 4.5 महीने में हम इंग्लिश में 20, 21, 22 करें 25 नंबर के इंग्लिश के पेपर में, बाबू आपको जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो भी होमवर्क दिया जा रहा है, आप लाइटली ना लो, आप सीरियसली बनाओ। बहुत सोच करके आपको फिगर्स दिया जाता है, बहुत सोच करके आपको क्लोज किया जाता है, आप उस पर 100% दो। आप वर्ड खोजो, वर्ड खोज कर बनाओ, तब जा करके तुम उम्मीद करना कि हम, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप बच्चे का पढ़ाया हुआ रिवीजन करो, बच्चे का पढ़ा हुआ वर्ड्स एक्सरसाइज करो, और जो तुमको होमवर्क दिया जाता है उसको टाइम पर पूरा करो। चलो, तो छठा का आंसर ट्रिवियल। आओ आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ तो। 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल सही जवाब है। व्हेन ही, जब उसने पाया, वैलेट, जब उसने अपना वैलेट, वैलेट मतलब अपना पर्स पाया, फेस ग्लोड, का चेहरा चमक उठा। तुम्हारा एक पर्स खो गया था, और जब तुम्हें तुम्हारा पर्स मिला तो तुम्हारा चेहरा चमक उठा, बट सुन, लेकिन जल्द ही इट फेडेड, फेडेड मतलब मुरझा गया, एज द वैलेट वाज, जैसा कि वैलेट क्या था, खाली था। खाली का हिंदी क्या होता है, स्टोलन। खाली का हिंदी बाबू सीधा क्या होता है, एम्प्टी। एम्प्टी मतलब होता है खाली। अब बोलोगे सर वैकेंट मतलब भी तो खाली होता है। वैकेंट मतलब खाली होता है, लेकिन वो खाली जहाँ पर हवा भी ना हो। अब पर्स जो खाली है उसका हवा रहेगा ना, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इम्पिटी। अब अगर आप, हाँ, इम्पिटी और वैकेंट में डिफरेंस क्या होता है बाबू, मैं समझा रहा हूँ कि देखो, जैसे पॉकेट है, पॉकेट में पैसा नहीं है, खाली है, तो हम बोलेंगे इन पॉकेट। खाली तो है लेकिन इसमें हवा है,
वैकेंट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हवा भी ना हो। तो वैक्यूम क्लीनर आपने सुना, वैकेंट वर्ड वहाँ यूज़ करना जहाँ हवा तक ना हो। अब पर्स खाली है तो पर्स में तो हवा है ना, इसलिए वैकेंट नहीं बल्कि बल्कि क्या होगा, चलो सही जवाब। आओ 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। वन ऑफ द इशू विच वर इन द मीटिंग वाज रेज्ड बाय टैंकी। टैंकी एक आदमी का नाम है, उसके द्वारा का उठाया गया दो में से एक का जो मीटिंग में क्या हुआ। ये तो बहुत आसान है, 8 नंबर क्वेश्चन तो इसी जवाब दिया जाए। कुमार सिंह, बताओ बाबू। ओम कुमार सिंह जल्दी बताओ, नहीं बनाए हो होमवर्क, गलत बात है, अगली बार से बनाओ। वन ऑफ द इशू पर इन द मीटिंग रेज्ड, बाबू इसमें ज़्यादा बहस ही नहीं करना है, डिस्कस्ड क्या है, मीटिंग में मुद्दे डिस्कस्ड होते हैं, ना कि डेवलप्ड होते हैं, ना ही ये सब रेज्ड वगैरह उठाए जाते हैं, ये डिस्कस्ड। सेटल्ड, सेटल मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है कि मामला सेटल करने गए हो। चलो ये सही है बिल्कुल। आओ 9 नंबर बनाओ। तो एक्चुअली में 9 नंबर बना तो ठीक है, ऐसे ये वाला क्वेश्चन जो है एक टॉपिक होता है सुपर फ्लॉज, सुपर फ्लॉज में पढ़ाया जाता है, सुपर फ्लॉज में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ऐसे कोशिश बना तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सुपर फ्लॉज में ये पढ़ोगे। 9 नंबर क्वेश्चन और सही, माई ओपिनियन, सही है मेरे अनुसार, मेरे अनुसार, ठीक है। अब बोलोगे सर क्यों हुआ, अकॉर्डिंग टू का मतलब भी तो मेरे अनुसार होता है। क्वेश्चन आ रहा है, देखो थोड़ा सा समझा दूं कि अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है कि सार, ठीक है। और समझो थोड़ा सा, मैं डिटेल में बता, अकॉर्डिंग के साथ सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का है फर्स्ट पर्सन, इसलिए अकॉर्डिंग गलत है के स्थान पर n लिखा जाता, क्योंकि मी क्या है, फर्स्ट पर्सन। अब बोलोगे सर अकॉर्डिंग टू अस का बारे में थोड़ा बताइए। तो देखो अकॉर्डिंग टू अस, अस भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, गलत है। क्या होता है, क्या होता है, इन आवर ओपिनियन, ये सही है। लेकिन अगर बोलोगे अकॉर्डिंग, ये क्या है, सही है, सेकंड पर्सन। अगर बोलोगे अकॉर्डिंग टू हिम, ये भी क्या है, सही है, क्योंकि थर्ड पर्सन। हमेशा याद रखना अकॉर्डिंग टू के साथ कभी भी फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, ना कि फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट पर्सन गलत होता है। अकॉर्डिंग टू मी की जगह पे क्या लिखते हैं, माई ओपिनियन, और अकॉर्डिंग टू अस की जगह पे क्या लिखते हैं, आवर ओपिनियन। अकॉर्डिंग टू यू सेकंड पर्सन है, सही है, अकॉर्डिंग टू हिम थर्ड पर्सन है, सही है। इसलिए देखो अकॉर्डिंग टू मी गलत हो गया, ये सब ऐसा ही गलत है, ये आंसर क्या हो गया, इन। चलो ठीक है, देखो तो ये वाला 10 नंबर बनाओ तो। 10 तो हम नहीं पढ़ा है, जब 10 पढ़ोगे तो बनेगा, देखो शायद बन जाए, बनाओ 10 नंबर। कुमार सिंह, 9 नंबर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यहाँ समझाएं बाबू, ये समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही संक्षिप्त। देखो ये टॉपिक जब पढ़ाएंगे सुपर फ्लॉस तो पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी संक्षिप्त। अकॉर्डिंग टू के साथ सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का यूज है, ना कि फर्स्ट पर्सन। इसलिए अकॉर्डिंग टू गलत है, क्योंकि क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसके स्थान पर इन माई ओपिनियन लिखा जाता है। अकॉर्डिंग टू अस गलत है, क्योंकि अस क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसके स्थान पर इन आवर ओपिनियन। बोलो क्या ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया। 10 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए।
है ना। देखो 10 का आंसर होगा सी। आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट आता है। क्या आता है? पास्ट परफेक्ट। अभी तो नहीं, लेकिन जब आगे पढ़ोगे आप टेंस पढ़ाया जाएगा। जब बचपन में पढ़े होगे डॉक्टर के आने से पहले रोगी स्टेशन से पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी, इस तरह की जो चीज़ पढ़ी जाती है। तो वो यहाँ पर क्या है? पास्ट टेंस। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आता है और आफ्टर के पहले पास्ट टेंस। तो सी। ये अभी पढ़े नहीं हो, जब आगे पढ़ोगे तो ये मिलेगा। नर्सिंग से आपका याद रखना है कि ये अभी इसको उतना अभी ज़्यादा परेशान नहीं होना। नीचे वाला क्वेश्चन है पास्ट टेंस, जब हम लोग करेंगे तो पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, मैं वैसे ओम कुमार सिंह या जो भी बच्चे हैं, या अभिषेक, जो भी बच्चे आप लोग क्लास कर रहे हो, और भी बहुत सारे बच्चे क्लास करते हैं, आपको जो होमवर्क दिया जाता है, जैसे फिलर्स दिया जाए ज़रूर बनाओ, पोस्ट टेस्ट दिया जाए ज़रूर बनाओ, गंभीरता से बनाओ, वर्ड अच्छे से खोज कर बनाओ, वर्ड पर ध्यान रख कर बनाओ, सीरियस होकर बनाओ, लाइटली मत, क्योंकि यही चीज़ है जो तुम्हें 4.5 महीने में पहुंचाएगा 25 20 21 पास। आराम से 20 21 स्कोर करोगे 4.5 4 महीना। लेकिन तुम अगर उस चीज़ को लाइटली लो, पॉसिबल इसलिए लेना। तो आगे बढ़ो। एक होमवर्क दिए थे हम, गेट यूज। चलो गेट यूज। और अब इसमें ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, बस होमवर्क है, चेक कर देते हैं। देखो लुक फॉरवर्ड टू के साथ वेलकम नहीं, बल्कि क्या आएगा? वेलकमिंग। पढ़ाया हुआ हमारा क्वेश्चन, आंसर क्या हो गया? विद अ व्यू टू के साथ पास नहीं है, बल्कि क्या आएगा? पासिंग। ये होमवर्क बना होगा, बना है ना जी? ये वाला होमवर्क बना लिए हो, गेट यूज टू, बी यूज। एडिक्टेड टू के साथ स्मोक, बिल्कुल सही आंसर क्या हो गया? नो। और लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ सीन, बल्कि क्या आएगा? आंसर क्या हो गया? चलो ये सब सही होगा, इसमें गलत होने वाला कुछ है ही नहीं जो दिमाग में। देखो एडिक्टेड टू नहीं, स्मोक अट्ठा का आंसर। हैड बेटर के साथ 2+V1 नहीं आता है, आंसर बी हो गया। अब देखो डिवोटेड, पढ़े भी थे, डिवोटेड टू, कमिटेड टू, डेडिकेटेड टू। डिवोटेड के साथ टू आता है और टू के साथ क्या आता है? भी। आंसर क्या हो गया? 7 का आंसर क्या हो गया? ठीक है, अच्छा है। 5 का आंसर बी क्या बाबू? हाँ ठीक है, वो सब चलो। 7 का आंसर बी। आगे बढ़ो। डेडिकेटेड के साथ क्या आएगा? टू। कमिटेड के साथ क्या आएगा? और यहाँ भी कमिटेड के साथ क्या आएगा? ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ो। टू एक्सपेक्टिंग, देखो यहाँ पर जो टू के साथ B4 लिखा गया है, ये 18 रूल में शामिल नहीं है, 18 से बाहर है। जब 18 कंडीशन जो बताए गए हैं, गेट यूज फॉरवर्ड टू विद V2 के अंडर में, अगर ये आएगा तब V4 लेगा। के अंडर में नहीं आया है, ना गेट यूज टू है, ना बी यूज टू है, ना लुक फॉरवर्ड टू है, ना बाकी है। इसलिए यहाँ पे टू के बाद एक्सपेक्टिंग नहीं होगा, बल्कि टू के बाद क्या होगा? एक्सपेक्ट होगा। के बाद क्या होगा? के बाद क्या होगा? एक्सपेक्ट। ये आंसर क्या हो गया? देखो यहाँ भी के बाद जो ओपनिंग लिखा हुआ है, ये 18 रूल और 18 कंडीशन से बाहर है। अगर गेट यूज रहता, बी यूज रहता, लुक फॉरवर्ड टू रहता, वी द व्यू टू रहता, बी एडिक्टेड रहता, रिलेटेड टू रहता, कमिटेड टू, डेडिकेटेड टू, डिवोटेड टू, इस तरह की चीज़ें रहती, प्रायर टू रहता, तो हम टू के बाद B4 लिखते हैं। लेकिन ये जो रूल यहाँ पर दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, कल जो पढ़ा गया था 18 कंडीशन, वो शामिल नहीं है। इसलिए यहाँ पे टू ओपनिंग नहीं, बल्कि टू के साथ क्या आएगा? पेन आएगा। ये आंसर क्या हो गया? डी। ये अभी तुम इन्फिनिटिव में पढ़ोगे, किस में पढ़ोगे? इन्फिनिटिव में पढ़ना होता है कि एफोर्ड जो एक वर्ड है, एफोर्ड के साथ हमेशा प्लस भी। एफोर्ड का मतलब करना। अब नहीं समझ आया? खर्च उठाना। चलो देखो, विक्रम इज ए डेडिकेटेड जर्नलिस्ट है, हु हैज डिवोटेड हिज लाइफ, डिवोटेड सही है। डिवोटेड के साथ देखो टू आ गया, और टू के साथ B4 आ गया, ये बिल्कुल क्या है? सही। अब बोलोगे सर यहाँ डेडिकेटेड के बाद टू, बाबू मेरे
जब डेडिकेटेड हो, डिवोटेड हो और कमिटेड हो और उसके साथ टू लगा रहेगा तब ना भी फोर लिखोगे। यहाँ टू नहीं है तो फिर कैसे भी फोर लिखोगे? ये तो डेडिकेटेड जर्नलिस्ट मतलब एक समर्पित, अच्छा, वफादार, ईमानदार, लगनशील क्या है? जर्नलिस्ट। जैसे डेडिकेटेड स्टूडेंट मतलब एक सच्चा ईमानदार स्टूडेंट, अपने काम के प्रति ऑनेस्ट स्टूडेंट। अब जब डेडिकेटेड के साथ डिवोटेड के साथ टू लगाएंगे तब भी फोर लगाएंगे। देखो यहाँ डेडिकेटेड के साथ लगा है, के साथ भी फोर लगा है, बिल्कुल क्या है? सही है, नो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ एडिक्टेड के साथ टू नहीं, के साथ क्या आएगा? बी फोर आएगा, तो गैम्बल नहीं बल्कि गैम्बलिंग, बी ऑप्शन। अब देखो ही इज अबाउट टू, ये जो अबाउट टू टेलिंग लिखा हुआ है, ये 18 जो रूल कल पढ़ाए गए हैं गेट यूज टू से बाहर है, इसलिए यहाँ पे टू टेलिंग नहीं होगा। जब भी होगा क्या होगा? टेल होगा। आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। लुक फॉरवर्ड टू के साथ यहाँ क्या आएगा? सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। सही हो रहा है जी? सही हो रहा है? जल्दी बताओ। देखो यहाँ एडिक्टेड टू गैम्बल नहीं बल्कि क्या आएगा? गैम्बलिंग आएगा। सही हो रहा है? यस सर, सही है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलो, आई प्लीडेड विद हिम विद अ व्यू टू, विद ऑफ, देखो विद अ व्यू टू है, कन्विंसिंग है, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है, है ना? देखो मैनेज टू, ये जो मैनेज टू दिख रहा है, ये कल के रूल में ऐसा कहीं नहीं था। कहीं भी मैनेज टू बोलकर कल रूल में नहीं पढ़ा गया था। इसका मतलब ये वाला टू जो है वो भी फोर नहीं लेगा बल्कि भी वन लेगा। कल जो हम लोग पढ़े थे गेट यूज टू, वो वाला टू हम भी फोर ले रहा था और वो टू ही भी फोर लेगा। यहाँ पर मैनेज टू कल वाले रूल में नहीं है, इसका मतलब ये भी फोर भी वन लेगा। आंसर क्या हो गया? सी, है ना? कमिटेड टू, हु विल बी कमिटेड टू ब्रिंगिंग, देखो कमिटेड टू, डेडिकेटेड टू सही है, ब्रिंगिंग सही है, इसका मतलब क्या है? नो है। लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ हियर नहीं बल्कि क्या आएगा? हियरिंग आएगा। सर क्या हो गया? बी। चलो, एकस्टम टू ड्रिंकिंग कॉफी, इसका क्या है? नो एरर। लुक फॉरवर्ड टू नहीं बल्कि क्या होगा? आंसर क्या हो गया? विद अ व्यू टू, सिक्योर नहीं बल्कि क्या होगा? सिक्योरिंग। आंसर क्या है? सी, सीधी। विद अ व्यू टू सर्वे नहीं, क्या होगा? सर्वेइंग। आंसर क्या है? बी। माय फ्रेंड इज यू नहीं बल्कि क्या है? स्पीक। कल पढ़े भी थे इज, सब्जेक्ट प्लस इज, आर वाज वर प्लस यूज प्लस डी फोर, पढ़े ही थे। हाँ, देखो लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुक को लुकिंग उससे मतलब यहाँ सी नहीं बल्कि क्या होगा? चलो, यहाँ लुक फॉरवर्ड टू मीट नहीं बल्कि क्या होगा? मीट। ये सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। सर बी। वांटेड टू, देखो वांटेड टू कल वाले लिस्ट में कहीं भी वांटेड टू नहीं, कल वाले लिस्ट की बात करेंगे तो भी फोर लेगा, वांटेड टू कल की लिस्ट में नहीं। यहाँ प्लेइंग नहीं बल्कि क्या होगा? ये होगा आंसर डी। हाँ, तो कल वाले लिस्ट में कहीं नहीं है, पावर हैज़ बीन, ये वाले कल के लिस्ट में कहीं नहीं है। कल हम लोग जो पढ़े थे गेट यूज टू, फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, बी हैबिचुएटेड टू, बी हैबिचुअल, बी अकस्टम टू, टेकन टू, टायर टू, डेडिकेटेड टू, डिवोटेड टू, क्लोज टू, ये सब पढ़ा गया था कल की लिस्ट के। यहाँ पर टू, एज्यूम। आंसर क्या हो गया बाबू? डी ऑप्शन। और ये कल बताए थे, यहाँ पर हम लोगों ने कल पढ़ा था, हमें चाहिए क्या? वर्किंग हार्ड। अब वर्किंग हार्ड नहीं है, इतना बराबर हम हार्ड वर्क क्या लिख सकते हैं? हार्ड वर्क। आंसर क्या हो गया बाबू? चलो, यस सर। चलो, कोई दिक्कत इसमें? खुशी? और भी जो बच्चे लाइव है बताओ बाबू, जो होमवर्क बनाए उसमें कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत है? बोलो। चलो, एक और क्वेश्चन है बाबू, बस आप 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट कर लेते हैं। प्रीफर आप लोग को पढ़ाए थे, होमवर्क चेक, प्रीफर वाला सेट बनाए हैं कि नहीं? प्रीफर वाला सेट बनाए हैं? प्रीफर वाला सेट बनाए हैं? चलो आओ चेक कर लेते हैं। देखो, प्रिफरेबल के साथ देन नहीं बल्कि क्या आता है? टू आता है।
पहला का आंसर ना दिमाग लगाएं। अब देखो प्रीफर के साथ बी फोर है, यहाँ देन नहीं, देन के साथ देन नहीं बल्कि टू के साथ क्या आएगा, तो प्रीफर के साथ बी फोर है, के साथ देन नहीं, टू और टू के साथ क्या आएगा बी। अब देखो यहाँ पर टू वाला ऑप्शन, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत। अब देखो टू नहीं है तो मजबूरन आंसर क्या हो गया, रैदर देन। इस तरह क्वेश्चन बताए भी थे। प्रीफर के साथ बी फोर है, देखो देन नहीं बल्कि क्या आएगा, और टू के साथ भी क्या आएगा बी। तो ट्रैवलिंग बाई बस, ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, आंसर क्या होगा। बोलिए खुशी, गलत हो रहा है या सही हो रहा है बाबू। पहला का आंसर देखो बाबू मिला लो। पहला का आंसर जो है, पहला का आंसर क्या है, डी है, टेबल के साथ टू आता है। दूसरा का आंसर डी है और तीसरा गलत है, सही है सर, बहुत अच्छी बात। चलो ये को प्रीफर टू राइड देन टू वॉक, सीधे आंसर है। अब दिमाग लगाना ही नहीं है, सब पढ़ाया हुआ है, रूल अप्लाई करो, क्वेश्चन। प्रिफरेबल के साथ टू आता है, आंसर ए हो गया, है ना। देखो प्रीफर के साथ बी फोर है, के साथ भी क्या आएगा बी। और देखो प्रीफर रिमेनिंग साइलेंट टू स्पीकिंग, प्रीफर के साथ बी फोर है, के साथ ही बी फोर आएगा। प्रीफर के साथ टू है, बी फोर है, टू के साथ, तो सही है बिल्कुल। आंसर क्या हो गया, नो। अब देखो प्रीफर के साथ है, प्रीफर के साथ रैदर देन नहीं बल्कि टू आता है। यहाँ रैदर देन लगाए हो, ये वाला ऑप्शन, ये वाला रैदर देन, ये तो मजबूरी के तहत लगाए। हालांकि यहाँ हमको चाहिए था टू, नहीं है तो मजबूरन रैदर देन लगा। यहाँ पर टू है और रैदर देन है, तो जाहिर सी बात है रैदर देन नहीं। रैदर देन वाला स्ट्रक्चर पढ़े हैं हम। रैदर देन देखो कब लगाते, क्वेश्चन के लिए रैदर देन तब लगाते जब ये क्वेश्चन ऐसे रहता है, आई प्रीफर टू, तब लिखते रैदर देन कॉफी, तब ना यहाँ पे रहता प्रीफर के साथ टू प्लस वी वन, रैदर देन के साथ भी आ रहा होगा। क्या लिखो बाबू, आठ का आंसर है, बहुत से। आगे बढ़ो। प्रीफर के साथ देखो बी फोर है, के बाद भी क्या आएगा, बी फोर आएगा। टू के बाद बी फोर, देखो यहाँ के बाद क्या है, बी फोर है, प्रीफर के बाद भी क्या आएगा, बी फोर आएगा, तो आंसर क्या होगा, सीधा सीधी देख, पढ़ाया हुआ है। प्रीफर के बाद बी फोर है तो टू के बाद बी फोर। अच्छा चलो, अब क्या है, हाँ प्रीफर के साथ मोर नहीं आएगा, आंसर क्या होगा। तो प्रीफर के साथ बी फोर है, दैन नहीं बल्कि क्या आएगा, टू आएगा। प्रीफर के साथ दैन नहीं, प्रीफर के साथ देखो यहाँ पर दैन नहीं क्या आएगा, टू आएगा। सी सब क्वेश्चन, प्रीफर के साथ दैन नहीं बल्कि क्या आएगा, टू, आंसर क्या हो गया। प्रीफर के साथ दैन आएगा, प्रीफर के साथ देखो दैन नहीं बल्कि क्या आएगा, प्रीफर के साथ देखो दैन नहीं क्या आएगा, आंसर क्या है, डी। प्रीफर है, प्रीफर के साथ देखो दैन नहीं बल्कि क्या आएगा, आंसर क्या हो गया। जैसे दिस, आगे बढ़ते हैं। देखो प्रीफर टू बी आइडेंटिफाइड, और आगे चलो देखो रैदर, रैदर के साथ टू नहीं, रैदर के साथ देन आता, रैदर के साथ क्या आता है, देन आता, आंसर क्या होगा। प्रीफर के साथ देखो यहाँ पर देन नहीं बल्कि क्या आएगा, आंसर क्या है, डी। ये देखो यहाँ पर प्रीफरेबल के साथ देन क्या आएगा, आंसर क्या होगा, डी। अब देखो प्रीफर के साथ बी फोर है, के साथ भी क्या होगा, बी, आंसर क्या हो गया, सी। नहीं सी, क्या मारोगे, डी। ह्यूमन तो है, प्रीफर के साथ अगर बी फोर है, के साथ भी क्या आएगा, बी फोर, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन, ये गलत है, काट दो। यहाँ पे क्या लिखोगे, इंटरेक्टिंग, ये वाला बी फोर, इंटरेक्टिंग, तब लिखो विद, तब क्या होगा, वन, ठीक है। अब बोलोगे सर हम इंटरेक्टिंग यहाँ नहीं लगा सकते, कैसे लगाओगे। आप बोल रहा है प्री के साथ अगर भी के साथ भी के साथ आया क्या है, ह्यूमन, तो ह्यूमन बींग्स को काटो और तब वहां पर लिखो इंटरेक्टिंग विद ह्यूमन। चलो क्या लिखे हो 22 का, बहुत सही। चलो यहाँ प्रीफर के साथ देन क्या आएगा, टू आएगा, सर क्या हो गया। चलो देखो, प्रीफर के साथ देन नहीं बल्कि क्या आएगा, टू, सर सी। प्रीफर के साथ देन नहीं बल्कि क्या आएगा, सर क्या है, सी। अब देखो यहाँ पे वुड रैदर के साथ भी वन है तो बल्कि क्या आएगा, देन आएगा, और देन के साथ भी वन, ये देखो सी,
आंसर क्या हो गया? ये दोनों एक ही ऑप्शन, सी और सी दोनों टाइप हो गए। अब क्या है? वुड रैदर, वुड रैदर के साथ भी वन, एन के साथ क्या आएगा? अटेंडिंग नहीं, क्या आएगा? आंसर क्या हो गया? आगे बढ़ो। वुड रैदर के साथ भी वन है तो दैन के साथ भी क्या होगा? अभी यहाँ पे क्या होगा? पर के साथ मोर आएगा, बी ऑप्शन। पर के साथ टू प्लस भी वन, रैदर दैन के साथ टू प्लस भी वन, क्या आएगा? बी। स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ है, बताए भी हैं रैदर दैन के साथ टू प्लस भी वन, आंसर क्या लिखे हो? 31। पर के साथ भी फोर है तो यहाँ दैन नहीं बल्कि टू आएगा, टू के साथ भी क्या आएगा? भी। पर राइट क्या लिखेंगे? हिटिंग विद द पेन, द पेन टू है, rather देन गलत हो गया, टू है बिफोर, आंसर क्या हो गया? आंसर क्या है? सी। प्रिफरेबल के साथ देन नहीं, टू। देखो यहाँ पे प्रिफरेबल, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, आंसर क्या हो गया? 32 का आंसर डी लिखिए। 33, रैदर के साथ टू नहीं बाबू, रैदर के साथ देन आता है। 34, फॉर माई जॉब टू यू, आंसर क्या है? पर के साथ क्या है? टू है। पर के साथ यहाँ के साथ भी क्या? अगर प्रीफर के साथ भी फोर रहता तो के साथ भी क्या रहता है? भी फोर रहता है। पर के साथ नाउ के साथ भी क्या है? नाउ। चलो अब बोलो, खुशी या फिर जो बच्चे लाइव सेशन, कहीं कोई डाउट इसमें? जो भी तुमने पढ़ा क्या क्लियर है या नहीं है? कहीं कोई डाउट है तो बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बताओ, या सब कुछ क्लियर है? जल्दी बताओ। चलो ठीक, यहीं पर आज का सेशन रहे हैं, कल फिर हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाएं, है ना? हालांकि कल धनतेरस है, फिर भी कल पढ़ लिया जाएगा, है ना? कल फ्राइडे है, दिवाली को लेकर बंद रहेगा, ठीक है? तो कल हम लोग क्लास करेंगे, और कल का टॉपिक हमका होगा बाबू, कल का टॉपिक होगा प्रेजेंट प्रेजेंट। कल का मुद्दा क्या होगा हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? रेगुलर रहेंगे, मेहनत करेंगे, रिवीजन करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।